देखिए क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 1 किंगडम्स। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आपको है किंगडम्स। देखिए चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक मतलब यहाँ पे ये हो गया किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। देखिए यहाँ पर क्या है कि राज्य, देखिए आपको किंगडम्स राज्य है, आपको किंग्स राजा है, और एक एंड एंड अर्ली रिपब्लिक एक प्राचीन गणराज्य भी आपको यहाँ पर है। देखिए इलेक्शन डे की बात करें तो चुनाव के दिन का हम बात करें, देखिए संकरण संकरण यहाँ पर आपको है कि संकरण। देखिए संकरण वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी और देखिए देखिए यहाँ पर संकरण वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Sankan wanted to know were they so excited? Somewhat impassionately, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना और उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब देखिए हाउ सम मैन बिकम्स रूलर। यहाँ देखिए क्या हाउ सम मैन, यहाँ देखिए कि हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। हाउ सम मैन से हम देखें क्या कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग शासक कैसे बने। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। देखिए कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग शासक कैसे बने, इस बात को यहाँ पर गौर कीजिए। चूजिंग लीडर्स देखिए यहाँ पर क्या चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years also. How did men become rulers in the past? देखिए some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jan means लोग, the people. But around 3,000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। देखिए मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ देखिए क्या कि 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब आगे हम देखिए द अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल्स। देखिए द अश्वमेध यज्ञ The Asmeg or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely, and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These rajas were then invited to sacrifice, which was performed by a specially trained priests who were rewarded with gifts. The raja who organized the sacrifice was recognized. The raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. देखिए द राजा was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer who was his companion in
companion in battlefield and witnessed his exploits. They chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vish or Vaisya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Sudras by the priest, were excluded from many rituals. देखिए, अश्वमेध या यहाँ पर देखिए क्या कि लगभग 50 देखिए यहाँ पर क्या लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक चुनाव मतदान के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अत्याचार में ये पढ़ा था। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब देखिए क्या अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय अन्य गुणों का गान करता था। राजा के संगे संबंधी खास उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ-साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, व्हिच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। ये क्या इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की सूची बनाएँ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन-कौन से वर्ग शामिल थे। अब यहाँ देखिए वर्णाज़ की यहाँ बात की गई है, जिसको वर्ण बोलते हैं या वर्णाज़ जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर देखिए। यहाँ देखिए वर्ण की जो बात यहाँ पर की उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ वर्ण देखिए वी हैव मैनी बुक्स। देखिए यहाँ पर क्या वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरिया ड्रेनेड बाय द गंगा एंड द यमुना। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक because they were composed after the Rig Veda, about which you learned in chapter 4. These include the Samveda, Yajurveda, and the Atharvaveda, as well as other books. Those were composed by priests and describe how rituals were to be performed. They also contained rules about society. यहाँ देखिए क्या there were several of different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folks, and forest peoples. Some priests and warriors were rich, as were देखिए यहाँ पर क्या as were some farmers and traders. Others, including many herders, craftspersons, laborers, fishing folks, and hunters and gatherers, were poor. देखिए द प्राइस डिवाइडेड पीपुल इंटू फोर ग्रुप्स कॉल्ड वर्नाज। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्ना हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वर्ना was that of the Brahmin. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifice, and receive gifts. In the second place were the rulers, also known as Kshatriyas. They were expected to fight battles and protect people. Third were the Vish or the Vaisya. They were expected to be farmers, herders, and traders. Both the Kshatriyas and the Vaisya, both the Kshatriyas and the Vaisya could perform sacrifice.
देखिए वर्ण की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। कई ग्रंथ रचे ऋग्वेद के बाद रचे होने ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वेदिक ग्रंथ कहलाते हैं। ये उत्तर वेदिक ग्रंथ आपको कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे। देखिए कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। देखिए जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। देखिए पुरोहित ने क्या किया, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था, उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान वैश्य या वैश्य था। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। हाँ, देखिए लास्ट यहाँ पर क्या है कि एक आपको यहाँ पर जो कहा गया देखिए पुरोहितों के अनुसार यहाँ देखिए पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता-पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग धर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग धर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। अब देखिए लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? अब यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट वर द शूद्राज who had to serve the other three groups and could not perform any rituals. Often women were also grouped with the Sudras. Both women and Sudras were not allowed to study the Vedas. The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahman, and so on. Later they classified some people as untouchable. These include some craftsperson, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. The price said that contact with these groups was polluting. Many people did not accept the system of Varna laid down देखिए यहाँ पे क्या laid down by the Brahmin. Some kings thought they were superior to the priest. यहाँ देखिए others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belong to the. Besides, some people यहाँ क्या कि some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. Others felt that everybody should be able to perform rituals, and others condemned the practice of untouchability. Also there were many areas in subcontinent such as the northeast where social and economic differences were not very sharp, and where the influence of the priest was limited. Why did people oppose the system of varnas? अब यहाँ देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया। इमेज देखिए यहाँ पे इमेज आपको देखिए पेंटेड ग्रे वेयर प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on a special occasion for important people and to serve a special food. यहाँ पे इमेज जो आपको दिया गया देखिए चित्रित धूसर पात इस तरह के पात्रों देखिए अब यही पात्र आपके यहाँ पर इस तरह की पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। क्लास 6 हिस्ट्री
क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 2। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 2। जनपदाज। जनपदाज जिसको हम लोग जनपद बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जनपद या जनपदाज जिसको बोलते हैं, इसमें देखिए एक अच्छा आपको फिगर दिया गया। ये फिगर एक बर्तन का है, कटोरा का है। देखिए चित्रित धूसर पात्र का। देखिए इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर आपको थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए जनपद को थोड़ा सा जान लीजिए। जो यहाँ पर जनपद है उसको यहाँ बता देखिए, जनपद जिसको बोलते हैं। द राजास। देखिए द राजास, देखिए यहाँ पर क्या है कि द राजास, द राजास, यहाँ पर देखिए क्या है कि द राजास की बात यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ देखिए जनपद है, आपको जनपद की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए। द राजास हूँ परफॉर्म, यहाँ पर देखिए क्या कि द राजास हूँ परफॉर्म दीज बिग sacrifices were now recognized as being राजास ऑफ जनपद्स rather than jans। यहाँ पर देखिए महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र इतना में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने देखिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश से मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा इसमें प्रमुख है। और एटा के पास अंतरजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों ऐसी फसल उगाते थे। यहाँ देखिए क्या कि द राजास, यहाँ देखिए द राजास, देखिए क्या कि द राजास हु परफॉर्म दीज बिग sacrifices were not recognized as being rajas of Janpad rather than Jans. The word Janpada literally means the land where the Jan set its foots and settled down. Some important Janpad are shown on map 4, page 49. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpadas, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, Antarji Khela near Ith. The last two are in Uttar Pradesh, Ith. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard की बात यहाँ पर की गई है। मस्टर्ड की बात यहाँ पर की गई। महायज्ञों को यहाँ देखिए क्या कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविद इन जनपदों की कई बस्तियों खुदाई की है। पुरातत्वविद इन जनपदों की कई बस्तियों खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर। देखिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल एवं सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यहाँ देखिए वे चावल, गेहूँ, धान, जो आपको गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। फिर आपके यहाँ पर क्या कि इज देयर ए क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन इन चैप्टर 3। देखिए क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए
देखिए यहाँ पर क्या दे मेड देखो दे मेड earthen pots, देखिए some of these were grey in color, others were red। देखिए one special type of pottery found at these cities is known as painted grey ware। has is obvious from the name these grey pots, and these great pots have painted designs, usually single lines and geometric patterns। यहाँ पर देखिए क्या लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्तरों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से यह स्पष्ट है, इन बर्तनों पे चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में आपको है। यहाँ देखिए ये जो आपको कहा गया कि these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या देखिए महाजनपदा की बात यहाँ पर आपको की गई है। महाजनपदा समझिए क्या होता है। महाजनपदा की जो यहाँ पर बात है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। महाजनपदा देखिए यहाँ पर महाजनपद क्या होता है। अबाउट देखिए about 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas। Some of these are shown on map for the most Mahajanpadas had a capital city। Many of these were fortified। This means that whose walls of wood, brick और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। देखिए यहाँ पर क्या करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र चार में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की उचित दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाला भी और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, पर सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ राशि चित्र को देखिए के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्या फिगर है कि महाजन पद के राजा ऋग्वेद उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। देखिए महाजन पद के राजा ऋग्वेद उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, तो अंतर बताना है आपको। यहाँ पर यहाँ एक फिगर आपको देगा, ये फिगर आपको देखिए कितनी बड़ी विशाल आपके यहाँ पर दीवार है, सीढ़ी है। यहाँ देखिए कौशाम्बी किले की दीवार, यहाँ कौशाम्बी किले की जो है ये आपको दीवार देखिए यहाँ पर क्या कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले आपको हुआ था। इसमें देखिए महाजनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे महाजनपद का भी नाम आपको शो किया गया है, उसको यहाँ पर देखिए। अबाउट 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas। Some of these are shown on map for most Mahajanpadas had a capital city। Many of these were fortified। This means that whose walls of wood, brick or stone were built around them। इसके आगे कहते क्या ports were probably देखिए ports were probably
Ports were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rules wanted to show how rich and powerful they were by building, and they were by building a really large, tall, and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such a huge walls require a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of bricks and stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. फिर यहाँ पे कहा गया क्या कि यहाँ पे आपको है कि एक द फोर्टिफिकेशन वार एट कोसाम्बी। द फोर्टिफिकेशन वार एट कोसाम्बी में आपको किला का किलेबंदी का इमेज है। यहाँ देखिए क्या कि दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे अलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ए पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, आगे यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपको है the new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. देखिए some payment were probably made using a punch mark coins. See the illustration on page 84. You will read more about these coins in chapter 8. They list two ways in which the Rajas of the Mahajan Pradas were different from those mentioned in the Rig Veda. फिर आपके यहाँ पर आगे कहा गया, यहाँ देखिए क्या कि टैक्सेस की बात है आपको यहाँ पर की गई थी, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, जिसको कर बोलते हैं। जिसको हम लोग कर बोलते हैं उसको यहाँ पर देखिए कर टैक्सेस को जो बात यहाँ पर आपको है उसको देखिए यहाँ पर। इसमें ये आपको कहा गया, देखिए क्या कि टैक्सेस एज द रूलर्स ऑफ द महाजन पदा वर फर्स्ट ए बिल्डिंग हुज फोर्स बी मेंटेनिंग बिग आर्मी सी। यहाँ देखिए क्या कि ए बिल्डिंग मेंटेनिंग बिग आर्मीज वन दे नीडेड मोर रिसोर्सेज and they needed official to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Rajas of the Janpadas, they started collecting regular taxes. यहाँ पे देखिए जो कहा गया इसके अंतर्गत, इसमें देखिए क्या है कि फलस्वरूप लगाए गए कर, देखिए यहाँ पर क्या है कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी संरखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर नियंत्रण देखिए यहाँ पर क्या है कि महाजनपदों के राजा लोगों पर द्वारा समय समय पर लगाए गए नियंत्रण एवं उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे।